हाँ जी बच्चों, ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, परचेस इधर आया, लेस हो गया कुछ भी अगर गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इधर आ गया, फ्रेट एंड कैरेज भी इधर आ गया। अपने को ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक इधर लाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इधर क्यों लाते हैं? देखो, क्लोजिंग स्टॉक इधर लाने से इस साइड में क्या होता है ना, अपने आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है, और इस साइड में अपने आप सेल्स। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तभी तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक 2000 का है, परचेज है अपना 10,000 का, बट इमेजिन करो बिका है यूनिट सिर्फ 8,000। इसका मतलब कि 4,000 यूनिट नहीं बिका है। जो 4,000 यूनिट नहीं बिका है वो तो इसमें इंक्लूडेड है ना। यहाँ 8,000 है और यहाँ 12,000 है। जैसे 12,000 है क्योंकि 2,000 ओपनिंग स्टॉक, 10,000 परचेज। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज जो बच गया है, जो बच गया है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या है ना दोस्त, ये क्लोजिंग स्टॉक अलग से कोई अकाउंट नहीं है दोस्त, मेरे बात को समझिए। जैसे कुछ स्टेशनरी खरीदा तो वो रिकॉर्ड हो गया ट्रांजैक्शन में। अभी अपने जब भी अकाउंट्स करते हैं ना, रेंट दिया किसी को, पैसा आउटफ्लो हुआ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पैसा आउटफ्लो हुआ, रेंट देते के साथ अपने जर्नल में लिख दिए, किसी को सैलरी दिए जर्नल में लिख लिए, किसी से परचेज किए तो उसको भी जर्नल में लिख दिए, चाहे उधार हो या कुछ भी, रिकॉर्ड हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता है भाई मेरे। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड तो हमेशा होता है परचेज। एक ही चीज का अकाउंट बनता है जो है परचेज। ये ओपनिंग स्टॉक का भी कोई अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और कुछ भी नहीं है दोस्त। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही अगले बार का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। जो अकाउंट बनाते हैं हम लोग वो सिर्फ परचेज का अकाउंट बनाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का कोई अलग से अकाउंट नहीं बनता है, पहले इस बात को समझिए। इसीलिए कुछ अकाउंट बने, जैसे फ्रेट, भाड़ा लगा तो अकाउंट बन गया, फ्रेट बोल गया चल फ्रेट बोल के लेजर खोल दे, बट लेजर तो हमेशा दोस्त परचेज का होता है। क्लोजिंग स्टॉक का कभी अलग से कुछ होगा क्या? हम लोग पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? अपने को तो ना 5,000 ना माल बचा के रखने का है, 5,000 क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए, ऐसा तो कभी भी हम लोग नहीं सोचते। कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि कुछ भी स्टॉक उसका बचे। वो तो चाहेगा जितना हम परचेज कर रहे हैं, जितना हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं वो बिक जाए, सबका सब बिक जाए, सबका सब सेल हो जाए। तो जो नहीं बिक पाया उसको फिजिकली काउंट करना पड़ता है, जाके चेक करना पड़ता है। पता नहीं चलता कि कितना बिका, पता नहीं चलता है, और ये पता करना ज़रूरी है, वरना अपने को सही तरीका से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। एक तरफा परचेज चले जा रहा है, परचेज चले जा रहा है। जब परचेज जितना भी हो रहा है उसका एक अपना परचेज अकाउंट है, और लास्ट में पता चला कि 20 लाख का परचेज, और एक तरफ अपना सेल्स चले जा रहा है, और लास्ट में पता चला कि सेल्स का वैल्यू 30 लाख है। तो अपने तुरंत ये समझ सकते हैं कि अरे वाह, 30 माइनस 20 तो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बस यही हो रहा है गलती, यही हो रहा है गलती मेरे दोस्त। क्यों सर, क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? बट इमेजिन करो कि 20 लाख में से अभी भी बहुत सारा गुड्स गोडाउन में है, जिसका कॉस्ट प्राइस है 10 लाख, मतलब 10 लाख का गुड अपने पास अभी भी गोडाउन में रखा हुआ है। तो क्या आप 30 माइनस 20 करोगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर, इसका मतलब ये है सर कि हमने 20 में से सिर्फ 10 लाख का गुड्स बेचा है। 20 लाख का परचेज था, बट 10 लाख तो गुड अभी भी मेरे पास है, राइट? इसका कोई अकाउंट बनता है क्या दोस्त, बताइए? जो 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 है मेरे पास गुड्स, इसका क्या अलग से, जैसे ये परचेज किया, ये 10 लाख तो वही है जो परचेज में है, इसका कोई अलग से अकाउंट बनता है क्या? अलग से अकाउंट नहीं बनता है। तो अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, मतलब परचेज का जो लेजर होता है, परचेज का लेजर में से पहले काउंटिंग करना पड़ता है, काउंटिंग करना पड़ता है, एक एक करके काउंट करो। अरे भैया, नहीं तो क्या लगेगा कि 30 लाख का सेल और 20 लाख का परचेज, बट सर मेरे पास तो 10 लाख का सामान रखा हुआ है गोडाउन में,
तो इसका मतलब अगर 10 लाख का सामान रखा हुआ है तो बिका क्या? अरे सर, ये 10 लाख का सामान बिका ना सर, 20 लाख का नहीं बिका सर, परचेज है 20 लाख का सर। गोडाउन में देखिए 10 लाख पड़ा हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये 10 लाख का सामान तो रखा हुआ है, परचेज टोटल कितना का? 20 लाख का। परचेज 20 लाख का, 10 लाख का सामान गोडाउन में रखा हुआ है, 10 लाख का सामान जो है वही बेचे हैं हम लोग। अरे बेटा, कमाल कर दिए बेटा, 10 लाख का माल को 30 लाख में बेच दिए क्या? अरे हाँ जी। ओ, तो 10 का 30 में बेचे हो तो इसका मतलब है कि मुनाफा 10 लाख नहीं, प्रॉफिट तो है 20 लाख का रे बबुआ। देख रहे हो कैसे प्रॉफिट चेंज हो गया? अरे साहब साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई। मैं बोला क्या गलती हो गई? अरे साहब साहब, याद करिए, हमने 2 लाख का सामान सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा है। वो 2 लाख का जो शर्मा जी लेकर गए थे, अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं। अरे भैया, तो 2 लाख का, और भैया वो 3 लाख का एक और सामान है जो मालिक ले गए थे अपने घर पे गिफ्ट बांटने के लिए। तो इसका मतलब है कि 10 लाख तो माल गोडाउन में रखा हुआ है, 2 लाख का सेल और रिटर्न में कोई और ले गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, 3 लाख तो मालिक फ्री गिफ्ट बांट दिए। तो इसका मतलब, अरे बेटा, इसका मतलब ये है बेटा कि 20 लाख का परचेज में अल्टीमेटली बिका तो 5 ही लाख का सामान है। 5 लाख का सामान को बेटा 30 लाख में बेच दिया। अरे भैया, फिर तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25 लाख का है। तो ये जो 5 लाख का सामान बिका, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ रहे हो? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, इसको निकालने के लिए हम लोगों को कितने गुड्स हमारे हाथ में है, अब समझ लो। अगर बाद में पता चला, अरे साहब साहब साहब, मैं तो एक बात बताना ही भूल गया, 1 लाख का तो सामान चोरी हो गया था साहब, स्टोलन। अरे 1 लाख का चोरी हो गया था, इसका मतलब तो 5 लाख नहीं भैया, 4 लाख का ही सामान तुमने बेचा है। मतलब 4 लाख का सामान तुमने 30 लाख में बेचा, तो फिर प्रॉफिट हो गया 26 लाख। एकदम इजी है, समझ में आ रहा होगा। 34 लाख का परचेज, 34 लाख का परचेज, बट लास्ट में हमने काउंटिंग किया, 34 लाख का परचेज है टोटल। क्लोजिंग स्टॉक बोलकर कुछ बनाते नहीं, काउंटिंग करके पता चला कि 34 लाख में से 14 लाख रुपया हैंड में है, स्टॉक गोडाउन में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 14 लाख साल के एंड में नहीं बिका। ये कैसे पता चला? 14 लाख काउंट किया जी, एक एक चीज़ का वैल्यू निकाला है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ निकाल रख दिया हमने, तो क्लोजिंग स्टॉक 14 लाख। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि इस साल जो माल बिका है, इस साल जो माल बिका है, 34 लाख का खरीदा था हमने और 14 लाख रह गया है। इमेजिन करो कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री ज़ीरो है, ठीक है, तो वैसे भी उसको हम परचेज में तो नहीं डाल रहे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कहीं से अगर पता चलता है कि लास्ट टाइम का भी तो क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, तो लास्ट टाइम का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? अरे भैया, लास्ट टाइम का क्लोजिंग स्टॉक तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। हाँ, तो 6 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, तो 6 लैक्स। तो ये समझ में आया कि 6 लैक्स का ओपनिंग स्टॉक, 34 लाख इस साल खरीदा, ठीक है, और 14 लाख बचा है। तो 40 लाख में से 14 लाख बचा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 26 लाख का। सो ये चीज़ समझना होगा हम लोगों को कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग काउंट करते हैं अलग से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मेंशन्ड है, लेट्स से जैसे यहाँ पर भी है क्लोजिंग स्टॉक 14 लाख रुपया, सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मेंशन्ड है, तो इसका मीनिंग क्या बनता है?
इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर अपना लेजर में आया है, परचेज से हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, परचेज को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक से, और इसका इम्पैक्ट हम ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं। जो इलस्ट्रेशन 1 जो आपको दिया गया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में था, तो उसका कुछ इंटरप्रिटेशन होता है। वो इंटरप्रिटेशन नहीं समझेंगे तो आपका आंसर गलत निकलेगा। तो बहुत बच्चों को ये मैंने नहीं समझाया था लास्ट क्लास में, मैंने बोला था रीड करके कर लेना, तो शायद कुछ बच्चे कर पाए होंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो उसके बाद देखो ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या आइटम आता है, थोड़ा ध्यान दे दो दोस्त। कस्टम एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस वाटर फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी अगर कुछ दे रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये सब एक चीज़ समझ में आ रहा है ट्रेडिंग में मोर और लेस फैक्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है, सब कुछ ट्रेडिंग में डाला जा रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये स्टार है कि भी चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, दोनों नहीं होगा, एक होगा, क्योंकि अपने निकाल लिए थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ 1,45,000, ठीक है। अगर सेल्स 2 लाख का है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,45,000 का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 55,000 का आएगा, ठीक है। इस बात पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट सिंस फ्रॉम इट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैव स्टिल टू बी डिडक्टेड फॉर नोइंग द नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एनपी। तो अब ये नया चीज़ आएगा दिमाग में कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जैसे परचेज किया हमने, तो परचेज मेरा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसी परचेज को हमने डायरेक्टली सेल कर दिया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है परचेज। इलेक्ट्रिसिटी एट ऑफिस, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क्स है, अकाउंटेंट का सैलरी, ये हम तो परचेज जानते हैं, सेल जानते हैं, अब ये अकाउंटेंट का सैलरी भी तो देना पड़ता है। तो अकाउंटेंट का सैलरी क्या मेरा परचेज से डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं जी। तो इनडायरेक्ट वाले सारे एक्सपेंसेस माइनस करने से नेट प्रॉफिट आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग आगे देखेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, सेल्स किया 2 लाख रुपए का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 20,000 रुपये का, ओपनिंग इन्वेंट्री था 15,000 रुपये का, परचेस किया 1.5 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट आया 55,000 का। देखो अभी ऊपर में हमने क्या दिखाया था, ऊपर में हमने दिखाया था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स अपना था 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था अपना 1,45,000, और अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे 55,000। अब यहाँ पर तो पता नहीं क्या हो गया सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो 55,000 आया, बट बाकी सर कुछ समझ में नहीं आया। ये 1,45,000 अब कहाँ से आया सर? यहाँ तो 1,45,000 कुछ है ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं। तो दोस्त यही तो आपको समझा रहे थे इतना देर से, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जिनको अभी भी थोड़ा सा उनका दिक्कत हो रहा तो वो वापस से रहिए। देखो दोस्त, ट्रेडिंग में क्या निकालते हैं? ट्रेडिंग में अपने को निकालना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक ही मीनिंग बताया गया है कि सेल्स माइनस ये जो सेल हुआ है, जितना आइटम सेल हुआ है, इस सेल हुआ आइटम का कॉस्ट कितना था, ठीक है, इज इक्वल टू जीपी, ठीक है। तो जो आइटम सेल हुआ है उसी को ध्यान देना है। तो इसका मतलब कॉस्ट जब निकालेंगे तो सेल हुआ आइटम को ध्यान देना है। तो क्या आइटम बच जाता है, तो बचने वाला आइटम क्या क्या है?
तो बचने वाला आइटम होता है दोस्त क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक था 15,000, परचेज किया हमने 1,50,000 का। तो ये सारा का सारा 1,65,000 बेचने के लिए रेडी हो गए थे हम। बट क्या बेच पाए क्या पूरा का पूरा? नहीं सर, 20,000 बच गया था। तो इसमें से 20,000 निकालना होगा। तो कुल मिला के 1,45,000 का माल ही तो बेच पाए। तो सेल्स था 2 लाख रुपए का, सेल्स था 2 लाख रुपए का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,45,000, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना किया, इतना माल बच गया लास्ट में। तो माइनस 1,44,45,000 इज इक्वल टू 55,000। तो यही आया आपका 55,000। तो इसका इम्पैक्ट जो है ये दोनों है 1,65,000, और इसमें से जो 20,000 माइनस किए हैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के लिए इस साइड ले आए हम लोग, क्रेडिट साइड ले आए। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में लाने से ये अपने आप माइनस हो गया। तो माइनस होने के बाद इसका इम्पैक्ट आएगा 1,45,000 का। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप 55,000 का आ जाएगा। तो दोस्तों इससे स्लो नहीं जा सकता था मैं। बार 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 एक ही चीज़ पढ़ाया हूँ मैंने। होप कि सबको समझ में आ गया हो। इन अ ट्रेडिंग फर्म लाइक अ होलसेलर, द मेन बिजनेस कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सेम गुड्स। In addition to the amount of opening inventory, the trading account will also be debited with all expenses incurred in bringing the goods to the godown of the firm and in making them ready for sale. तो ठीक है, सारे कुछ आएंगे। फ्रेट जो हमने परचेज पे दिया है, कार्टेज ऑक्ट्राई दिया है, सब कुछ आएंगे। विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। द रूल इज दैट, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। The rule is that this account will be debited with all expenses incurred in bringing the goods to their present location and condition। ठीक है। अब इसी रूल में एक एक्सेप्शन क्या आ जाता है, अगर यहाँ पर एक फिक्स्ड एसेट अगर हम खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट को हम ट्रेडिंग में डेबिट नहीं करते हैं दोस्त। फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, क्योंकि लास्ट डे भी हम डिस्कस कर चुके थे कि फिक्स्ड एसेट तो पापा के अकाउंट का चीज़ है, 1 साल से ज़्यादा का चीज़ है। तो फिक्स्ड एसेट में अगर कोई कार्टेज लग गया, कुछ भी लग गया, तो वो ये नहीं कि कार्टेज पेड। अब जो रटने वाले बच्चे वो बस कार्टेज देखते के साथ ओ कार्टेज कूलियन कार्टेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्त थोड़ा सा एग्जामिनेशन में बचिएगा, अगर लिख देगा कि कार्टेज पेड ऑन मशीनरी तो उसको ट्रेडिंग में नहीं लेकर जाना है। तो इतना कृपा बरसा दीजिए प्लीज़। ओपनिंग इन्वेंट्री होता क्या है कि परचेज अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट होते चला जाता है। तो परचेज जो हमने किया है और अभी भी कुछ परचेज नहीं बिका है, घर के गोडाउन में रखा हुआ है, फैक्ट्री पे रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, इस इन्वेंट्री कैलकुलेशन से ही आपका क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, और उसी के कारण आपका सही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जुड़ा हुआ है, और उसी के कारण आपका सही ग्रॉस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और उसी के कारण सही नेट प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कि एक घड़ी हाथ में है, 4 घड़ी मम्मी ने ड्रॉर में निकाला और 3 घड़ी मम्मी के हाथ पे नहीं आई, वो आपने अपने फ्रेंड्स को दे रखा है। बट वो भी तो है, तो ओनरशिप तो आप ही का है ना दोस्त। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल परचेज आपने कितना किया, तो आप ये बोलोगे क्या कि एक तो मेरे हाथ में है और 4 मेरे ड्रॉर में है? नहीं जी, आप ये नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि सर मैंने टोटल परचेज किया है 1 + 4, और ये जो 3 मैंने अपने दोस्तों को दे रखा वो भी मेरे परचेज लिस्ट में ही आएगा। तो चलिए ओपनिंग इन्वेंट्री का बात कर रहे हैं। सिंस दिस वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द लास्ट ईयर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री इस साल का जो ओपनिंग है, जो पिछले साल का जो परचेज अकाउंट था उसमें से जो हमने परचेज को क्रेडिट किया था क्लोजिंग स्टॉक बोलकर, वही क्लोजिंग स्टॉक घूम के नेक्स्ट साइकिल में ओपनिंग इन्वेंट्री बनता है। हाँ जी, याद है। तो इसका मतलब सिर्फ नाम बदली हो रहा है।
राइट, नाम बदल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ने रूप बदल लिया, नाम बदल लिया, कुछ नया कुछ नहीं है। सिंस द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ लास्ट ईयर इट मस्ट हैव बीन एंटर्ड इन द ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट बोलकर एक नया अकाउंट खोल दे रहे हैं हम लोग, थ्रू द ओपनिंग एंट्री, देयरफॉर इट विल बी फाउंड इन द ट्रायल बैलेंस। तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं बिका था उसको दोबारा से तो परचेज नहीं करेंगे। अरे क्यों करेंगे, वो तो एक बार तो परचेज हो ही चुका है ना। ये ओपनिंग स्टॉक है क्या? ये ओपनिंग स्टॉक वो है जो एक दिन पहले क्लोजिंग स्टॉक के नाम से फेमस हुआ था। और ये क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमने परचेज किया था। तो कुल मिला के अकाउंट्स में तो परचेज अकाउंट ही होता है, बट परचेज अकाउंट जब बच जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक बनता है और फिर वापस से ट्रेडिंग में आ जाता है। तो इसको क्या वापस से हम लोग परचेज करेंगे? अरे नहीं सर, ये तो हमारा बचा हुआ माल है। तो ठीक है, ये परचेज किया हुआ माल है, ऑलरेडी परचेज्ड। तो ठीक है, ऑलरेडी परचेज एंड वी विल सेल इट दिस ईयर, यस। उसके बाद इस साल कुछ परचेज करेंगे, हाँ जी परचेज करेंगे। तो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज करेंगे। अब वही सिलसिला दोबारा से, कुछ ना कुछ माल बच जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज के बाद कुछ ना कुछ माल जो नहीं बिका उसको वापस से इधर लेकर आएंगे क्लोजिंग स्टॉक बोलकर। ये इधर नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर गलत निकलेगा। ऑफ कोर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस देयर विल बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री। जब हमने पहला साल धंधा शुरू किया है तो पहला साल तो सब कुछ परचेज रहेगा। ये तो बात मेरे को नहीं लगता कि समझाने की दरकार है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है। यहाँ पर अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं तो इसको जर्नल फॉर्म में बताया गया है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट इज लाइक अ लेजर, ठीक है। सो ये अपने को रिवर्स आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। लेट्स से ओपनिंग स्टॉक अगर 50,000 का है, सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, राइट। नेक्स्ट देखते हैं परचेज एंड परचेज रिटर्न्स। द परचेजेज अकाउंट will have a debit balance showing the gross amount of purchase made of the materials. The purchase return account will have a credit balance showing the return of material to the supplier. On the debit side of the trading account, the net amount is shown as indicated with the assumed figures. So ये तो बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपना परचेजेज आएगा, बट अपने को माइनस कर लेना होगा, ठीक है। जो भी रिटर्न हुआ उसको माइनस कर लेंगे। Closing entry for this purpose is used as follows. Purchase return account debit to purchases account. बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है कि जैसे हम परचेज अकाउंट खोल के रखते हैं, राइट। अब परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने जो भी रिटर्न किया है, तो परचेज का जो टोटल है, ठीक है, परचेज का जो टोटल है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। दिस नेट परचेज इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। दिस नेट परचेज इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि अगर परचेज का टोटल आया 1,50,000, ठीक है, और 5,000 का परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न, सो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 145, ठीक है। सो ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। सो ट्रेडिंग अकाउंट 145, परचेज 145. It happens sometimes that goods are received but relevant invoice is not received from the supplier. ध्यान दीजिएगा, गुड्स आ गया हमारे पास बट सप्लायर से इनवॉइस नहीं आया है।
इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब गुड्स तो आ ही गया ना आपके पास, टेक्निकल इनवॉइस वगैरह पेपर फॉर्मेलिटीज बचा है तो क्या हुआ, सब्सटेंस में तो ध्यान दिया जाए तो रियलिटी में गुड्स तो आ चुका है। ऑन द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, अब अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च है, इनवॉइस नहीं आया है, ठीक है, जैसे पेपर फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाया बट गुड्स आ गया है, एंड एंट्री मस्ट बी पास टू डेबिट द परचेजेस अकाउंट। तो ये नहीं होगा कि क्योंकि पेपर वर्क नहीं हुआ है पूरा, 31 मार्च को आपने पेपर नहीं दिया मेरे को, परचेज का पेपर वर्क पेंडिंग है बट परचेज हो चुका है, तो हम उसको एंट्री नहीं करेंगे, नहीं जी। एन एंट्री मस्ट बी पास टू डेबिट द परचेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट द सप्लायर विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो अब समझ लीजिए साल का 31 मार्च, साल का 31 मार्च 20 लाख रुपए का परचेज है, 20 लाख रुपए का परचेज है और पूरा साल में 80 लाख का परचेज था। 31 मार्च को 20 लाख का परचेज है और इस 20 लाख का परचेज का इनवॉइस नहीं है, कुछ एंट्री पास नहीं किया, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये इनवॉइस नहीं आया है तो क्या डिटेल कुछ नहीं आने की वजह से मैं क्रेडिटर भी नहीं खड़ा कर रहा हूँ, राइट? तो ये गलत काम हो जाएगा। तो आपको परचेज में भी डालना होगा 20 लाख और बेचारा क्रेडिटर उसको भी इस साल का ही, नहीं तो कुछ अगर डालेंगे नहीं तो इस साल के बैलेंस शीट में कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, राइट? तो गलत हो जाएगा। तो चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में आ जाइए, कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स। दिस आइटम शुड ऑल्सो बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट as it is incurred to bring the material to the firm's godown and make them available for use. However, if any freight or cartage is paid on assets like machinery, it should be added to the cost of the asset and not debited to the trading account. तो ये बात तो मेरे ख्याल से एकदम इजी है, समझ में आ गई है। सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट करते हैं टू कैरेज और फ्रेट इनवर्ड्स बोलकर। वेजेस वाला बात तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। सेल्स रिटर्न इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ परचेज रिटर्न, तो इसको छोड़ देते हैं। वापस अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ द क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इट्स वैल्यूएशन। हालांकि इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया आपके साथ, बट फिर भी इसको पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। ये 1 घंटा का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम मैंने आपसे करवाया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 मिनट्स एक्स्ट्रा हुआ आपका, मैं मानता हूँ, बट ये 60 मिनट आपको हमेशा इंटरमीडिएट एंड फाइनल तक आपको साथ देगा। कभी भी अगर आगे जब सम्स करेंगे तब समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, हम लोग क्या क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझा है। रटने से इम्पॉर्टेंट है कि समझ लेना। कितना ही डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेशन कुछ भी एडजस्टमेंट आ जाए, अब आपको घबराने का दरकार नहीं है, ये विश्वास आप प्लीज़ रख लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड इट्स वैल्यूएशन, वापस से क्लोजिंग इन्वेंट्री का चर्चा शुरू हुआ है। यूजुअली देयर इज़ नो अकाउंट, देखो जो मैंने बताया आपको, यूजुअली देयर इज़ नो अकाउंट टू शो द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग इन द गोडाउन। प्लीज़ इसको हर हालत में हाईलाइट करिए। इसका मतलब अगर समझ लेते हो तो बहुत कुछ समझ जाओगे। सर जी परचेज अकाउंट है, जितने चाहे किसी से भी परचेज करो, राम से करो तो भी यहाँ आएगा, शाम से करो तो यहाँ आएगा, घनश्याम से करो तो आएगा, बैंक में से करो, कैश में से करो, लास्ट में देखोगे तो टोटल परचेज समझ में आएगा कि चलो इस साल का टोटल परचेज क्या है, समझ में आएगा। बट क्लोजिंग इन्वेंट्री की इस साल के एंड में कितना माल बचा हुआ है, इसका कोई अलग से अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना माल बचा, इसका अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता है। हावेवर टू करेक्टली असरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकलेगा
अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि कितना सामान हमारे पास रखा हुआ है, इसको फिर से समझ लीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 10 लाख का परचेज, 20 लाख में बेचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट तुरंत आपको दिख रहा है 10 लाख का। बट मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख का परचेज में से 5 लाख का सामान घर पे रखा हुआ है। तो 5 लाख का सामान अगर घर पे रखा हुआ है तो भैया क्लोजिंग स्टॉक बोल के 5 लाख यहाँ लिख दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो 10 था, वो ग्रॉस प्रॉफिट 10 से होकर 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 लाख का सामान 20 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट तो 15 होना चाहिए। ये कैसे पता चला? क्योंकि 5 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। 5 लाख का सामान अभी भी रखा हुआ है, हमने काउंट करके देखा है। 5 लाख का परचेज वैल्यू अभी भी रखा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट 10 लाख रुपीज। दिस इज परचेज बट दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ जैसे ही हम 5 लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री का यहाँ डालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 15 लाख। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आ रहा है कि 5 लाख का गुड्स हमने 20 लाख में बेचा है, और ये 5 लाख इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। यही तो इतना देर से सिर्फ यही समझाने का चेष्टा चल रहा है, और इतने देर में यही समझाने का चेष्टा हो रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का महिमा को समझो, और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ नहीं लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो आई थिंक नाउ आई एबल टू समराइज इट। द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज मस्ट बी प्रॉपरली टेकन एंड वैल्यूड। इसको सही तरीके से लेना ज़रूरी है। द एंट्री इज क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किससे? क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट साइड में आता है, और वो भी अपने को पता है कि क्यों आता है। ऑल्टरनेटिवली क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी एडजस्टेड विथ परचेजेस। सो परचेज अकाउंट जो है, परचेज अकाउंट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बच गया है, और बाकी को कहाँ लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, बाकी को ले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सो अगर परचेज किया 150 का, 20 बच गया है तो क्लोजिंग स्टॉक, और 130 को ले जाएंगे। 130 को कहाँ ले जाएंगे? 130 को ले जाएंगे ट्रेडिंग में। तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। सो ऑल्टरनेटिवली क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी एडजस्टेड with purchases. Closing inventory account to purchase account. The effect of this entry is to reduce the debit in the purchase account. The closing inventory is also shown in the balance sheet on the asset side. Yes. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने को बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, एसेट साइड में। ठीक है, तो एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, यहीं से अपना था इलस्ट्रेशन नंबर 1। द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज अकाउंट जो हमारा 10 लाख का था, हमने देख लिया है कि 5 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ 5 और ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग होगा 5। ठीक है, इसका मतलब ये है सर कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 5 लिखते हैं तो कुल मिला के हम लोग 10-5 करते हैं क्या? नहीं, हाँ जी करते हैं। तो सर अगर ट्रायल बैलेंस में आ चुका है इम्पैक्ट, तो ये परचेज जो है ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये परचेज 10 नहीं होके ये परचेज होगा 5। समझ में आया दोस्त? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ये एडजस्टमेंट, जो माइनस का एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो परचेज का फिगर जो हम 5 लिख रहे हैं, दिस 5 मीन्स जो पहले हम लोग 10 लिख रहे थे और फिर यहाँ 5 लिख रहे थे, तो नेट इम्पैक्ट 5 का आ रहा था। अब ये ऑलरेडी हम 5 ही लिखेंगे, तो उसके बाद इसका मतलब परचेज 5, सेल्स 20, तो जीपी अपने आप 15 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं लिखेंगे,
क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, ट्रायल बैलेंस में है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट किया गया है। तो ये परचेज जो है ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को हटा के दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला जो परचेज है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया गया है। तो चलो ठीक है दोस्त, कितना इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल से। अब छोटा छोटा बारीकी का डिस्कशन है, इसको एक बार समझ लो, ज़िंदगी भर दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक तो यही कोशिश कर रहे थे कि सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल टू जीपी, बट ये वो परचेज होना चाहिए जिसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक इज रिड्यूस्ड। सो दिस इज कॉल्ड COGS। और इसमें ऐड हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। टू ascertain the value of closing inventory, it is necessary to make complete inventory or list of all the items in the godown together with quantities। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का भी हमने अलग अलग कैलकुलेशन किया है, ठीक है। Of course, damaged or obsolete items are separately listed. To the list of finished goods, one should also add goods lying with agents sent to them on consignment। यही हम बता रहे थे जब मैं घड़ी का एग्जांपल दिया था कि अरे मम्मी राहुल के पास, विकास के पास भी तो है। तो कभी कभी जैसे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट किया है तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट भी तो ध्यान देना होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल टू कस्टमर। तो गोडाउन में ये सब माल जो नहीं दिख रहे हैं और इनको भूल गए हम, तो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो जाएगा। और वैल्यूएशन प्रिंसिपल तो अपने को पता ही है। टेकिंग इन्वेंट्री इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस। स्ट्रिक्टली इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द ईयर द टेकिंग ऑफ इन्वेंट्री should be completed. Sometimes, however, this is done either a few weeks before or a few weeks after the closing of the books. In such a case, the value of inventory thus taken must be adjusted to relate it to the closing date. The adjustment will be necessary because in the meantime, purchase and sales must have been made. The main point to remember is that in respect of sales, their cost has been established. So, in respect of sales, their cost has been established. Cost will be sales less gross profit। तो घूम फिर के लास्ट में एक अच्छा फॉर्मूला दे दिया कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में से ऑलरेडी जो माल नहीं बिका उसको साइड कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है जी, अपने से क्या मांग रहे हैं? क्रेडिटर का बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इज 3 लाख रुपीस। तो दोस्तों, परचेज 10 लाख का है और ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का है। तो यही दो चीज़ ऐड होगा। अगर हम कॉन्सेप्चुअली मजबूत है तो मेरे को कुछ भी सोचने का दरकार नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, हाँ जी होगा। ऐड परचेजेस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, तो 10 लाख। सो कुल मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12 लाख। सिंस क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स द फॉलोइंग एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन द बुक्स। परचेज को क्रेडिट कर दिया गया, वो मैं कई बार बना के दिखा दिया आपको।
परचेज इधर 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 इधर, क्लोजिंग स्टॉक, तो परचेज क्रेडिट हो गया है, तो यही है। और क्या बोल के, क्लोजिंग स्टॉक बोलकर, तो 3 लाख 3 लाख। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आया, 12 लाख रुपया। ठीक है, so we can see purchases have already been reduced by the amount of unsold stock. Therefore, no more adjustment needs to be made on account of closing stock for computing cost of goods sold. एक जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया मेरे को तो। ठीक है, आपको भी अब मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कि चलो इतना डिटेल में सर ने जो समझाया, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम पानी लग रहा होगा। सो अब कैलकुलेशन करना है अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स। ठीक है, ये क्रेडिटर्स में भी इंपॉर्टेंट होता है परचेज और इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये एक अच्छा सम है दोस्तों। सो बैलेंस शुरू में दिखाया है 3 लाख का, भाई परचेज है 13 लाख रुपया का। अब यहाँ बच्चे गलती करते होंगे कि सर ट्रायल बैलेंस में तो परचेज का फिगर है 10 लाख। बट मेरे भाई, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत होता तो ये आपको 3 लाख रुपया समझ में आता कि ये 3 लाख रुपया एक ज़माने में बोलते ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ये आज जाके क्लोजिंग स्टॉक अगर सास कहला रहा है तो ये भी तो बहू थी। दही भी कभी दूध थी। आहा, क्या बात है। चलो ठीक है, जो भी हो कैसे भी समझ लो भाई। सो ये 13 लाख अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बैंक अकाउंट जो है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अपने को लास्ट में बता दिया गया है कि ये 4 लाख का बैलेंस है। सो परचेज कैन बी कंप्यूटेड, मेड ड्यूरिंग द ईयर कैन बी कंप्यूटेड एज, एक तो भैया परचेज एज पर ट्रायल बैलेंस एंड ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड 10 तो ये 13 लाख। सो मेरे को नहीं लगता कि अब इसमें समझने में कोई भी दिक्कत आई होगी। सो ये होमवर्क का सम था, और ये होमवर्क का ऐसा सम था जहां मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स टच एंड गो करके छोड़ दिया था। तो टच एंड गो करके छोड़ने में और एक एक चीज़ को समझाने में क्या एनर्जी और क्या दिमाग लगता है आप लोगों के लिए, एक बार लगता है, बट एक बार समझने के बाद फिर आप बन जाते हो एकदम पक्का अकाउंटेंट। तो अब आप बन गए हो पक्का अकाउंटेंट दोस्त। अगर इस तरीके से समझ लेते हो ना दोस्त, तो अब आपको 10 सम्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैरायटी पे ध्यान देना है तो भैया करते रहिए, 20-20, 25-25, 50-50 वैरायटी करिए। और कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हो तो कितना ही वैरायटी हो, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप आराम से सम करके आओगे। जादू देखकर ताली मत बजाओ, जादू करना सीखो। स्टूडेंट्स में नोट दैट इन केस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट मेंशन्ड इन द ट्रायल बैलेंस, देखो कितना एम्फसाइज कर रहा है सीए इंस्टीट्यूट भी इसको, देन इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। समझ में आया मेरे भाई? सिंस वी प्रिपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट, दूल्हा दुल्हन कॉन्सेप्ट याद है आपको, सच अनसोल्ड स्टॉक should not form part of cost and therefore deducted. Therefore, in this case, to compute cost of goods sold, we will have to use cost of goods sold is equal to opening stock plus purchase minus closing stock and minus purchase returns. आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्लोजिंग एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी है नहीं समझाने का, तो ये आप आराम से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नथिंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं ये वही है। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपने को पता है कि यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री है, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यहाँ परचेज है, यहाँ सेल्स है, तो जो अपने को ऑलरेडी पता है बस उसी का चीज़ बताया गया। सो वी कैन सेफली, वेरी सेफली वी कैन इग्नोर दिस।
सो ये भी आप सेल्फ रीडिंग मोड में ले लीजिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम लोग, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बेसिकली, सो ट्रेडिंग अकाउंट में इधर ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेज, फिर वेजेस, फिर फ्रेट, ठीक है। इस साइड में सेल्स, फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग, यू कैन जस्ट go on a self reading mode, nothing much to explain. Self explanatory can be the better word. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है दोस्त। अब पहले तो मेरे को आप ये बताइए, क्या ये ट्रायल बैलेंस है? बताइए, ट्रायल बैलेंस अगर होता दोस्त तो इधर डेबिट होता, इधर क्रेडिट होता, और ट्रायल बैलेंस का दोनों का टोटल मैच करता है। इलस्ट्रेशन 1 में एक बार आ जाते हैं, देख रहे हो दोस्त, ये सब गलती छोटे छोटे बच्चे नादान प्यारे प्यारे मुन्ने कर बैठते हैं। यहाँ 52 लैक्स, यहाँ 52 लैक्स, सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस ये। और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, राइट। बट इलस्ट्रेशन 2 ट्रायल बैलेंस नहीं है। अब अपने को पता चल गया ना कि ट्रायल बैलेंस होने से फर्क क्या पड़ता है। ट्रायल बैलेंस हो और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो अपने को समझ में आ चुका ना कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो अब अपने को ये देखना ज़रूरी था कि ये ट्रायल बैलेंस है या नहीं। तो चलो ये अपने को दिख गया कि ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो ये है क्या? ये अपने को इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो इंफॉर्मेशन नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। सो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, वेरी गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, परचेज 6 लाख, परचेज है 6,72,000, कैरेज इनवर्ड्स है 3,000, वेजेस है 30,000, वेजेस है 50,000, सेल्स अपने को दे रखा है दोस्त 11 लाख, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो बाहर जाता है वो वापस अंदर आ रहा है, तो बाहर जो जाता है वो सेल्स जाता है, तो सेल्स वापस आ गया है 1 लाख का, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड जो हम खरीदते हैं उसको वापस भेजते हैं, वो है 72,000 का रिटर्न आउटवर्ड। तो कुल मिला के हमारा ये सेल्स, ये परचेज आएगा 6 लाख का, और यहाँ सेल्स आएगा 10 लाख का, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख। अब आप बताइए, ये आपने यहाँ, मैं यहाँ क्यों नहीं लूँ या क्यों लूँ? अरे दोस्त, ये मेरा लेजर, ये ट्रायल बैलेंस थोड़ी ना है। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख, सो कर लिया हमने। अब देखो, ये तो हमने बिना क्वेश्चन को पढ़े ही कर लिया ये, ठीक है। चलो, जब इतना कुछ कर लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल ही लेते हैं भाई। सो 10 और 2 12 लाख, यहाँ पर भी आएगा 12 लाख, और यहाँ आएगा 7 और 7,80,000, तो 4,20,000 आएगा क्या जो ग्रॉस प्रॉफिट? 4,20,000, 4,20,000। कुछ गलती किया हमने, पता नहीं, शायद नहीं किया है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो भी हमने बनाया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है for the year ended 31st March 2017 and pass necessary closing entries in the journal proper of Messrs A, B and C traders। तो दोस्त, एक काम मैंने कर दिया, दूसरा काम आप करेंगे, क्लोजिंग एंट्री डालने का। वाह, ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, 420 में तो सर आप एक नंबर है,
ऐसा बोलते हो यार, सर को ऐसा बोलते हो, वेरी बैड। ठीक है, सो जनरल प्रॉपर में जो एंट्रीज जा रही है, रिटर्न आउटवर्ड 72,000 टू परचेज 72,000, ये हुआ ना यहाँ पर। रिटर्न आउटवर्ड को परचेज से हटाया हमने, परचेज को क्रेडिट किया है, तो परचेज को क्रेडिट किया, हाँ जी कर दिया है। रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट किया है, ठीक है। बीइंग द ट्रांसफर ऑफ रिटर्न्स टू परचेज अकाउंट, तो मेरे को नहीं लगता कि यार इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये रिटर्न आउटवर्ड का कर दिया है जी काम। सेल्स अकाउंट टू रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, तो ये 1 लाख का था, तो ये भी कर दिया। सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, इसको डेबिट कर दो, उल्टा कर दो, दिस इज जस्ट रिवर्स, दिस आर कॉल्ड रिवर्स एंट्री। सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिकली ये हुआ क्या है, सेल्स टू ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स अकाउंट का जो लेजर होता है, अब सेल्स को हमने क्लोज कहाँ किया, तो एंड में क्लोज कर रहा है, तो टू ट्रेडिंग लिख दिया मैंने। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ सेल्स से। बेसिकली अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना है, इसी का लेजर या जर्नलाइज करना है आपको, तो एक एक करके कर लो भैया। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इनवर्ट वाला तो उल्टा होता है, ये तो अपने को परचेज से सेट कर लिया अपने। सो दोस्त, आज के लिए हम ट्रेडिंग को, ये जो लास्ट एंट्री है ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का चर्चा शुरू करेंगे। तो आज के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी छोड़ दे रहे हैं आपको क्योंकि भारी भारी डिस्कशन किया है। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, आई लव यू ऑल।